उनकी नालायकी का बोझ, उनकी बिजली की बिल, उनके खाने पीने के बिल पाकिस्तान की अवाम उठा रहे हैं। 3 वफाकी वज़रा कॉन्फ्रेंसें करते हैं, कहते हैं कि मंडी तो ₹2.30 चाहिए थी, हमने सिर्फ ₹1.90 बढ़ाई। पुतीन ये नहीं बता सके कि ₹1.90 क्यों बढ़ाई है। बवजह मजबूरी इस वक्त हम लोग ये इजाफा करने जा रहे हैं। ये ₹1.95 का है। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमें विरसे में दी। 1000 करोड़ रुपया हुकूमत पाकिस्तान अदा कर चुकी है। 1/3 से ज्यादा रकम इस हुकूमत ने अदा की। आने वाले 2-3 महीनों में ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पनामा 2 होगा। कमीशन ने बहुत लोग रखे जो खुद वजीर है। जब ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, असमत सईद पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। आज असमत सईद साहब का इम्तिहान है। तो शेख अजमत को न लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगाएं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। ये तू मैं करने के दिन है, वरना मुल्क को तो बहुत ही संगीन मसाइल का सामना है। पेट्रोल बम पहले गिर रहा था, अब आवाम पर बिजली भी गिर गई, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये आपकी वजह से हुआ, ये आपकी वजह से हुआ। 1000 करोड़ रुपया, मैं फिर कहूँगा, शायद खाकान अब्बासी कहते हैं 1000 करोड़ रुपया ब्रॉडशीट को गया और 1/3 इस हुकूमत के दौर में गया। लेकिन फिर भी हुकूमत और अपोजिशन ये लड़ रहे हैं कि जस्टिस अजमत सईद को कमीशन का सरबराह बनाया जाए या ना बनाया जाए। ये बातें छोड़ें, भारत ने तो पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा साजिशों का जाल बिछाया। EU डिसइंफो लैब ने सब कुछ बता दिया। जाली सहाफ़ी कितने थे ये बता दिया, जाली इंटरव्यू कितने थे ये बता दिया, जाली आर्टिकल्स कहाँ छपते थे ये बता दिया। और उससे बढ़कर तो अर्नब गोस्वामी के चैट से तो वाज़े हो गया कि पुलवामा का जाल भारत ने कैसे बिछाया था और किस तरह पाकिस्तान पर हमले की तैयारी की गई। लेकिन फिर हम इल्ज़ाम तराशियों में जाते हैं। कभी मोदी का यार कहा जाता है किसी को, और किसी को यहूदी एजेंट कहा जाता है। हमारे आज के मौज़ूआत हैं, मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात सेनेटर शबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया, आप बिलाखिर मेरे प्रोग्राम में आ गए। हालांकि आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे अपोजिशन में। और हमें ज्वाइन किए नाज़रीन राना तनवीर हुसैन साहब ने, चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, नून लीग के मरकजी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। मैं अवामी मसाइल से पहले शुरू करूंगा, फिर ये पनामा 1-2 की बातें होती रहेंगी। IMF से एग्रीमेंट करना है नहीं करना, पहली आपकी हुकूमत 8-10 महीने फंसी रही, फिर एग्रीमेंट हो गया। जब बिजली की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, तो ये तासर होता है कि चूंकि IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ था, आपने बढ़ानी है। आप अपोजिशन पे डाल देते हैं कि नून लीग की वजह से बड़ी कीमत। देखें, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इसकी जो बुनियाद है वो उन कॉन्ट्रैक्ट से पड़ी जिसमें कि हमें कैपेसिटी पेमेंट्स खास तौर पे जो कि हमारे लिए एक दर्द सर बनी हुई हैं, वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि बदकिस्मती से यहाँ पे चाहे वो ब्रॉडशीट से लेकर और IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स तक, ये एक ऐसे गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे जिसमें कि उस वक्त के जो लिखने वाले थे, जो ये फैसला साजी करने वाले थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल सोचा नहीं कि इसका असर अवाम पे क्या पड़ेगा और ये किस हद तक सस्टेनेबल होंगी ये जो टैरिफ्स हैं। दूसरी वजह ये हुई कि माजी में इस पे तो जोर दिया गया कि जनरेशन की जाए, जनरेशन प्लांट्स लगाए गए। जनरेशन प्लांट्स 2 साल से 3 साल में बन जाते हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी ट्रांसमिशन पे, किसी ने तवज्जो नहीं दी तकसीमकार कंपनियों पे। नतीजा क्या हुआ कि जो बिजली आप बनाते थे उसको आप उठा नहीं सकते हैं क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है। और दूसरी बात यह है कि जो तकसीमकार कंपनीज थी उन पे भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिनकी वजह से उनका भी स्ट्रक्चर यानी जितनी भी तारें, केबल्स हैं, फीडर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो उस पर तवज्जो नहीं दी गई। नतीजतन ये है कि बिजली अक्सर ज़ाया भी हो जाती है। यानी जो बिजली आप ट्रांसमिट करते हैं और जो फिर वो तकसीम जब होती है तो उसमें बड़े लाइन लॉसेस भी आ जाते हैं। अब जब हम जिक्र करते हैं कि ये माजी की वजह से है तो जाहिर है कि उसमें दोनों हुकूमतें शामिल हैं जिन्होंने कि लंबी अरसे हुकूमत की। हमें तो 30 महीने हुए हैं, इन्होंने 30 साल हुकूमत की किसी न किसी तरीके से। इस वजह से ये 30 महीनों में ये सारा कुछ ठीक नहीं हो सकता। हमारी कोशिश यही है
कि ये इस निज़ाम को, जो तरसीली निज़ाम है, जो तकसीमकार कंपनीज का निज़ाम है, इसको बेहतर किया जाए। रिफॉर्म्स अपनी जगह पे, इस्लाहात अपनी जगह पे, अवाम पे मसलसल बिजलियां गिर रही हैं। यानी अब पेट्रोल जब सस्ता था नहीं मिला शिबली फराज साहब, जी, मैं बिल्कुल था ही नहीं। वो मोटरसाइकिलों को कंधे पे उठा के लोग फिरते रहे। मैं तो आम लोगों की, अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, दुरुस्त है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका जो जोर पड़ता है वो गरीब आदमी पे पड़ता है। लेकिन जब ये बात होती है कि माजी में क्यों ऐसा नहीं हुआ, अगर हुआ तो किस वक्त हुआ, कि जब रेट्स, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है तो वो पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं देना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो कि सख्त फैसले कर रही है, लेकिन उसका मुस्बत नतीजा होगा मुस्तकबिल में। इन लोगों ने, PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने कीमतों को बढ़ाया नहीं उतना जितना कि बढ़ाना चाहिए था, और उसको कालीन के नीचे डालते रहे। नतीजतन हुआ यही कि वो जो सर्कुलर डेट बढ़ा, वो बुनियादी। राना साहब, क्या वाकई आप लोग जिम्मेदार हैं बिजली के बढ़ते हुए रेट्स के? पेट्रोल बढ़ जाता है, बम गिर जाते हैं। मैं सबसे पहले तो शिबली फराज साहब तो खैर हमारे दोस्त हैं, एक PTI में एक साफ सुथरे और बैलेंस दिन के हैं, लेकिन जब से ये वजीर बने हैं थोड़ी सी इनकी अलाइनमेंट जो है वो खराब हुई है, अनफॉर्चुनेटली। जिम्मेदारी होती है। नहीं, मैंने अभी कोई गलत बात की है। जिम्मेदारी होती है। नहीं, मैं उस पर कह रहा हूँ कि इसलिए कि नेचर वो नहीं है जिसका ये इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़ी गुजारिश करूंगा कि इसमें बिल्कुल पार्टली आई एग्री के कैपेसिटी जो चार्जेस थे वो एक बोझ है और शायद रहे भी। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, ये बेनजीर भुट्टो साहबा के टाइम पे ये लगे थे, ये पिछले 10 साल में नहीं लगे। आईपीपीज का किसा दूसरे कोई ऐसा कारखाना बिजली का नहीं है जिसमें ये शेक हो या ये कोई चीज ऐसी हो। तो उस वक्त हमने भी कोशिश की कि किसी तरीके से जब भी हमारी गवर्नमेंट आई कि इसको रिव्यू किया जा सके, लेकिन वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो रिव्यू हो नहीं सकते। ये कोशिश कर रहे हैं, देखें वहां से क्या निकलता है। लेकिन मैं इसके बाद ये गुजारिश करूंगा कि हमने इतनी कोशिश करके जो बिजली हम लाए, जो शॉर्टफॉल थी, 18 घंटे बिजली जाती थी, वो आपको पता है इंडस्ट्री बंद थी, और साथ ही साथ बाकी जो डोमेस्टिक थे लोगों के, जो आम आदमी हैं या जो घरेलू लोग हैं, उन पे भी जिंदगी बड़ी मुश्किल हुई थी। तो हमने बड़ी मेहनत करके ये जो कारखाने लगाए हैं वो उसकी जनरेशन की और इसको मेन सिस्टम में लाए। अब उसकी जो 2100-2200 तक जाती से 3400 ले गया उसको। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं शिबली फराज साहब, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। ये कारपेट के नीचे डालते रहे हैं, नहीं बढ़ाते। पहले नंबर तो उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन की बात की, वो एक हमारा प्लान है जो ये शायद इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। हमने हर साल कहा था कि इतने किलोमीटर, इतनी ये चीज, इतने अरब रुपया इसका हम पुट इन करेंगे, और वो रिकॉर्ड पे बातें पुट इन किया, और वो प्रोसेस है जो चल रहा है। ये भी अपनी कोशिश कर लें, सारे जहान को बुला लें, अमेरिका को बुला लें, वहां से सारे एक्सपर्ट बुला लें। ट्रांसमिशन लाइन ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। 2.5 साल ये बैठे हुए, 3 साल हो जाएंगे, 5 साल इनको हो जाएंगे, लेकिन ये कभी भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये फेजेस में होने हैं। हमने फेजेस, राना साहब, इससे पहले भी, इससे पहले जो जनरेशन वाली बात है, मसलन हुकूमत ये समझती है कि इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आपकी हुकूमत ने स्पेशली जनरेशन बढ़ा दी। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया कि 12,000 मेगावाट की हमें जरूरत है, तो ये 22,000 तक ले गए। यार, ये फवाद चौधरी साहब एक्सपर्ट तो नहीं है ना, उनको थोड़ी स्टडी करें। हमारी जरूरत इस वक्त जो है वो इतनी है जितनी पैदा हो रही है। मैं आपको बताऊं, जब मुशर्रफ आए तो उस वक्त जब हमारी गवर्नमेंट थी 99 में, तो थोड़ा मुझे टाइम दे, मैं इनको समझा देता हूं। ये थी 3,400 सरप्लस थी, 3,000 3,500 के करीब। ये IPPs लग गया, सारा कुछ हो गया और हमें जरूरत नहीं थी।
हमने वो बात शुरू की, हमने कहा ये तो कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, इसको हम कंजम्पशन इनकी बढ़े। वो हमने इंडिया के साथ बात की क्योंकि वही फिजिबल था, नजदीक था, वो टेक ओवर हो गया। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी उनसे बात की, जहां से ये खराबी पैदा हुई। जब वो उन्होंने बातचीत शुरू की, बाय दैट टाइम 9/11 हुआ, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई। तो उस वक्त उनको महसूस हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गया। उन्होंने वहां वो बाहर एक्सपोर्ट करने के बजाय वहां लोकली उसकी कंजम्पशन की। लेकिन लोगों को, एक्सपर्ट को ये नहीं बिठाया कि यार ये आइंदा के लिए जो 10% 20% हर साल डिमांड बढ़ती है उसका भी इंक्रीज ये करें। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, ये कहीं किसी प्रेजेंटेशन ले लें शिबली फराज साहब कैबिनेट में। तो जब वो उनको पता चला, तो जब उन्होंने बंदे बिठाए, उस वक्त तो मेरा उनकी गवर्नमेंट 1 साल 2 साल पहले जब वो गए हैं, जब इलेक्शन हुए 2008 से, तो उस वक्त उन्होंने प्लान बनाने शुरू किए, सब कुछ करना शुरू किया। पीपल पार्टी आ गई, उन्होंने रेंटल पावर, वो आपको पता है हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि फौरन हम कुछ करें जिससे अवाम को रिलीफ मिले, लेकिन वो रेंटल पावर का एक अपना इशू बन गया। जब हम आए, आपको पता 18 घंटे बिजली नहीं थी, इंडस्ट्री बंद थी। वार फुटे के काम करके शहबाज साहब ने मियां नवाज शरीफ की गाइडेंस में वो बंदे खड़े किए और उसमें हमने 11,000 के करीब उसमें लाए हम। और अभी भी हमारे कुछ कारखाने हैं जो इनका इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसका ये कहते हैं हम लाएंगे सिस्टम में। पीछे थोड़ी सी इन्होंने की भी है, प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया था और वो शुरू शायद हो गया, उसका फंक्शन प्रोडक्शन शुरू हो गई है। तो मेरी गुजारिश है कि ये फ्यूचर में हमें जरूरत पड़नी है, जरूरत पड़नी है। राणा साहब मुझे पहले नहीं इसका इस तरह नहीं, मैंने एक आखिरी तो जवाब उनका देना, ये तो चलिए इधर मैं खत्म करता हूं क्योंकि ये जरूरी था, मैंने आपको थोड़ी पर्सपेक्टिव उसका बताया। ये जो बात इन्होंने की कि साहब का हुकूमत का ये सर्कुलर डेट तमाम तर खराबियों के बावजूद, तमाम तर लाइन लॉसेस के बावजूद, तमाम तर प्राइस नीचे, हमने नहीं बढ़ाई, ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं बढ़ाई। हमारा सर्कुलर डेट हुआ था 1900 था। 3 वो एक है पार किया हुआ किसी पावर कंपनी जो बनाई हुई है, कुछ उसका नाम क्या है वो इनको पता जी, PHPL पावर होल्डिंग, उस होल्डिंग, हाँ पावर होल्डिंग कंपनी है, वो उस वहां पार किया हुआ है। वो मुश्किल, वो मुशर्रफ साहब ने पार किया हुआ है वहां, वो मुश्किल पार का 300 के करीब, वो 1200 इनको हमने पास ऑन किया। अगर वो 300 डालें तो यहां ये पहुंच गया 2.5 साल में, हमने 5 साल में किया। जो कारपेट के नीचे हमने हर चीज दबाई थी, हर इशू कारपेट के नीचे दबाया था, फैक्ट्रियां चल रही थी, अवाम का बिजली जल रही थी, बिल ज्यादा नहीं आ रहे थे। तो उस वक्त ये हमने इनको पास ऑन किया 900, 300 वो प्लस कर लें, तो अब ये 2300 पे पहुंच गए 2.5 साल में। इन्होंने 5-6 दफा रेट बढ़ाए IMF के कहने पे। इन्होंने ये जो बाकी लाइन लॉसेस इन्होंने काम किए हैं, जो इनकी बकौल कि हमने बड़ा तीर मारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, चोरी इन्होंने काम की है बकौल इनके, तो फिर भी ये सर्कुलर डेट आपके सामने। चले राणा साहब, पॉइंट टेकन। मुझे ब्रेक लेना है, राणा साहब मुझे प्लीज ब्रेक लेना है। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्या वाकई 1000 करोड़, मुझे समझ नहीं आ रही, शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे 1000 करोड़ रुपया हम ब्रॉडशीट को दे चुके हैं और अभी और भी देते रहेंगे। क्या मामला है? वजीर उस कमीशन का हिस्सा बन रहे हैं, जस्टिस अजमत सईद शेख के नाम पे इतना क्यों गुस्सा है अपोजिशन को? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। अगर इंसाफ देने वाला मुतनाज़ा हो तो इंसाफ की फराहमी मुतनाज़ा हो जाती है। अब जस्टिस अजमत सईद शेख के हवाले से नून लीग के, पीपल्स पार्टी के सख्त एतराज़ात आ जाए, क्यों हुकूमत मुझसे रह के जी यही चेयरमैन बने और कोई ना बने? इंसाफ देने वाले को अगर मुतनाज़ा बना दिया जाए उसका क्या हो सकता है? जहां तक कि जस्टिस अजमत सईद का ताल्लुक है, जाहिर है कि हम पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ के मशरे पे तो नहीं बनाएंगे। जाहिर है कि जो मेन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, तो उस पे ये क्यों, अगर एक चीज बड़ी क्लियर है तो इनको एतराज क्यों है? क्यों नहीं ये असल चीज के इसमें जब 2000 से शुरू हुआ, इसमें बड़े किरदार आएंगे, इसमें सिर्फ जो सामने नजर आ रहे हैं वो नहीं है, जो बाकी लोग हैं वो भी नजर आएंगे।
और देखें, आपको जब जस्टिस अजमत सईद हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक फैसला दिया है या उस फासले का हिस्सा थे, इसी तरह जो अभी करंट चीफ जस्टिस हैं वो भी तो उस बोर्ड का हिस्सा थे, अगर बना दिया जाए तो इसका ये मतलब है कि वो अगर इमरान खान साहब ये कहें कि पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे दुश्मन थे, हम उनसे क्यों फैसला लेते फॉरेन फंडिंग का, वो ठीक है, और अगर ये कहें कि कोई हमारा मुखालिफ है तो ये गलत है। नहीं, उन्होंने तो जो इलेक्शन कमीशन का देखें, वो तो उन्होंने बिल्कुल उन्हीं के जमाने में अगर ऐसी कोई चीज थी, हमारा सवाल तो उल्टा बनता है, अगर वो जो कि मुतनाज़ा भी थे तो उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला क्यों नहीं दिया? आपने डिटेल्स नहीं दी ना, अब आके दी ना। ये वजीर आजम कह रहे हैं। नहीं देखे, हमने तो पूरी देखे ना, आप जो अच्छी चीज है उसको आप उसको माने, जो बुरी चीज है उसकी तनकीद करें। अब वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कि ये पूरा जो सिस्टम है कि आप अपने वर्कर्स और जो आपके खैर ख्वाह हैं वर्कर्स के तौर पे वो अगर वो फंडिंग देते हैं, हमने फेयर एनफ और हमने 40,000 फेयर एनफ। मैं जो नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो फिर आप तामन नहीं करते। अब वो समझते हैं कि ये मुतनाज़ है तो आप उनको इम्पोज कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कोई इस मुल्क में नहीं है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताऊं, कोई भी हम आपको पराचा साहब को बना देते तब भी आप मुतनाज़ा हो जाते कि जी ये तो आज थी, कोई ना कोई कनेक्शन निकल आता। तो इसलिए देखिए, ये हमेशा ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है कि बना दो उसको मुतनाज़ा, जो कि कर रहा है इंसाफ करने वाला है। अब अगर आप इनका तो जी रविश यही रही है कि जब जज इनको अपने हस्बे मंशा इनको चाहिए, जजेस भी चाहिए, जो फैसला इनके फेवर में करे वो बड़ा अच्छा जज है, जो मुखालिफ करे वो मुखालिफ है। तो इस तरह होता नहीं है जी। राणा साहब, फिर तो सब पे एतराज होगा अगर मसलन इनके बारे में कहते हैं कि जी सिसिलियन माफिया कहा था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, उनको अगर लगा दें तो वो कहेंगे आपके जी गॉडफादर कहा था। फिर वो डैम वाले जज थे, अगर उनको लगा दिया जाए तो उन पे और आप एतराज करेंगे। फिर तो किसी पे ये इत्तफाक राय हो ही नहीं सकता। नहीं, एक बात तो ये है कि एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए या कमेटी बननी चाहिए जिस पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का मसला नहीं है कि पीपीपी या पीएमएलएन का इतराज है या जेयूआई का इतराज है या अपोजिशन का इतराज है। पराचा साहब, इसमें नजर आना चाहिए आम आवाम को भी कि ये बात जो कर रहे हैं इस वक्त की हुकूमत, ये ठीक बात कर रही है और ये जो इंक्वायरी कराते हैं उसका सही रिजल्ट आएगा। अब मुझे बताएं, ऐसी कमेटी जिसमें वज़रा भी हैं और जिसमें वो जज साहब हैं जो उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, जब ये सारा है और सारी चीजें हुई हैं। अब शिबली फराज साहब कहते हैं कि जी ये जो बहुत सारे किरदार आएंगे पीएमएलएन और पीपीपी का, हमारा तो उनमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये 2000 में मुशर्रफ साहब ने किया एग्रीमेंट और उस वक्त शायद जनरल अमजद थे चेयरमैन नैब या जो भी थे जी, और उसके बाद टर्मिनेट भी उन्होंने किया या इसको कैंसिल किया। अब ये दो चीजें तो वहां एक्शन पे हो गई। राणा साहब, ये तो आ गई अगली बात, जो जस्टिस अजमत सईद वाली बात है कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे इसलिए उनको नहीं लगाना चाहिए। आज शायद खाकान अब्बासी साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। एक जनरल थे चीफ एग्जीक्यूटिव, वो फुल फ्लैश थे, वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे। दूसरे जो नैब के चेयरमैन थे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अमजद साहब थे। उनके होते हुए बेचारा एक डिप्टी प्रोसिक्यूटर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितना फैसला साजी में शामिल होगा? सिर्फ उस बुनियाद पर इनको आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये कहते हैं पहला इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ था और ये हम इस पे बिल्कुल, इसके साथ हमें कोई इशू नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, ये हमने मिलकर लगाया है। लेकिन मसला यह है कि हमारी डिमांड है जल्दी फैसला करें, जो भी देने मेरिट पे जो भी बनता है। अगर फॉरेन फंडिंग इलीगल है तो इनको उसके अकॉर्डिंगली फैसला आए। अगर वो समझते हैं कि इन्होंने सेटिस्फाई किया सारा कुछ तो उसके मुताबिक फैसला आ जाए। हमारा तो मतलब फैसला आए, फैसला नहीं आने देते ये। दूसरी रही बात अजमत सईद साहब की, जज साहब की, तो मैं बताऊं आपको कि मैं समझता हूं कि ये बात जहां जिस अदारे आदमी रहा उसके साथ उसकी कोई अटैचमेंट होती है, ये एक नेचुरल बात है, वहां वो रहे हैं। जब नैब की बात, इसमें मेन अगर कोई बात आएगी ना तो वो नैब की आएगी, मैं आपको बताऊं।
आज की पेमेंट भी अगर आएगी ना तो वो नैब उसमें जरूर उसका नाम आएगा जो इस वक्त इशू खड़ा हुआ है। तो मैं समझ ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जिसपे अवाम को इत्मीनान हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूध का दूध पानी का पानी। इधर रुकिएगा राणा साहब, अवाम का इत्मीनान हो, बड़ी जबरदस्त आपने बात की। राजा साहब एक मैं सिर्फ सेंटेंस कहना चाहता हूं। जी जी। मैंने उधर कहा कि पीएससी में कि आप ये चेक करें एजी को, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, कि क्या हमारे कोई एक्सचेकर को इससे लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें और उससे रिकवरी होनी चाहिए, जो हमारा अपना एक तरीका है, शिवजी साहब समझते हैं। तो उन्होंने आज बताया कि जी हमें पहले हम गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि 20 के बाद आए क्योंकि लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है, 20 के बाद आपको हम टेक आउट करके रिकॉर्ड देंगे। आज उन्होंने मुझे बताया कि जी वो रिकॉर्ड ही नहीं देते, वो कहते जी हमने नहीं आपको रिकॉर्ड देना। कौन नहीं देते रिकॉर्ड? नैब वाले वो कहते जी हमने नहीं रिकॉर्ड देना। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस अदारा। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें अगर क्लीन हैंड है तो वन शुड कम फॉरवर्ड एंड प्रोड्यूस द रिकॉर्ड के ये पड़ा हुआ है जी, आप देख ले इसमें कौन कौन कल्प्रेट है, पता चलना चाहिए। अगर मैं हूं, प्राचा साहब है, शिबली साहब है, पता चलना चाहिए। चले इधर राणा साहब इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। नैब रिकॉर्ड नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी का तो कुछ लेना देना नहीं है। एग्रीमेंट किया जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, जनरल परवेज मुशर्रफ ने टर्मिनेट किया उस वक्त के नैब चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अमजद साहब ने। मैं आप पे सवाल छोड़ता हूं, नाजरीन ब्रेक के बाद जवाब लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम मुल्क की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब अभी वो कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट में रिकवरी की जाए और नून लीग पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नाम आपके वज़रा के आ रहे हैं, मुस्वी आपके वजीरों के मुशीरों के नाम ले रहा है कि जी उनको निकाल दिया जाए, उनको रखा जाए, वो किकबैक्स मांग रहे हैं। ये मामला तो बड़ा गंभीर है, इतना सादा नहीं है। देखें ये कहना कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का से ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही कहना है जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ या आपकी जगह मुझे काशिफ अब्बासी इंटरव्यू कर रहे हैं। जो राणा साहब ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया, टर्मिनेट इन्होंने किया नहीं, इसकी बैकग्राउंड तो देखे ना बड़ा क्विकली मैं आपको जवाब दूंगा कि देखिए इसमें कोई शक नहीं, जनरल मुशर्रफ ने किया। 2003 में कौन डील करके सऊदी अरब गया, किस बुनियाद पे गया, किसके बाद फिर ये सारे केसेस वो हुए, पसे पुश डाले गए। फिर इस तरह जब पीपल्स पार्टी आई, उन्होंने जो उनका सरे महल था, उनके जो 65 मिलियन स्विस अकाउंट्स के डॉलर्स थे, इन सब ने ये एनआरओ के लिए इस्तेमाल हुई। ये जो ब्रॉडशीट का जो इन्वेस्टिगेशन थी, इसको यूज किया गया एनआरओ के लिए और वो एनआरओ मिला और आपने देखा कि उस एनआरओ ने कंपनी कितना नुकसान किया। $200 जिसके अकाउंट में थे उसको इतने सारे पैसे दे दिए गए। देखें ये तो अब देखना पड़ेगा कि जो मायदा हुआ है नहीं, देखिए जो मायदा हुआ है तो ये फिर क्यों गए उसको ऑफर करने के लिए इनके लीडर्स के नाम आ रहे हैं कि जो उन्होंने कि $25 मिलियन ऑफर किए कि बात को खत्म कर दें। बात इसकी नहीं है कि इसके पेड अप कैपिटल कितना है, ना मैं इसमें जाऊंगा क्योंकि ना वो हमने किया ना इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने उसको इस्तेमाल जरूर किया। उसी बुनियाद पे वो एनआरओ मिला जबकि इन पे ये केसेस हो गए थे, इनकी प्रॉपर्टीज का पता चला लिया गया था और इस इन्वेस्टिगेशन को पसे पुश डाला गया, इस्तेमाल किया गया। अब जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना कि जो वुज़रा कमीशन उससे मांगते रहे वही कमीशन में बैठेंगे, वो तहकीकात करेंगे। पहली बात ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं, सबसे आर्ग्यूमेंट है ही बेसलेस है। नहीं, मैं आपको शायद खाकान अब्बासी देखे ना, उनकी बातों पे तो आप ना जाएं। शायद खान अब्बासी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। पहली बात तो ये कि ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी जिसका के मेंबर मेरी कन्वीनरशिप थी, फवाद चौधरी और डॉक्टर शीरी मजारी ये उसके मेंबरान थे। उसके बाद हमने सिफारिशात पेश की कि जी इस पे एक कमेटी बननी चाहिए। उस कमेटी में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये होगा जो जस्टिस अजमत, उसके बाद FIA होगा और अटॉर्नी जनरल का ऑफिस होगा। ये जो है तो बुनियादी तौर पे इस कमेटी के वो है, हमारा उसमें कोई वजीर नहीं सेनेटर हैं, आप खुद सेनेटर हैं। आज मुतालबा हुआ कि सेनेट को एज अ होल कमेटी बना दिया जाए। पार्लियामेंट से क्यों
आप दूर जाते हैं। आज प्रेस को भी रोका गया पार्लियामेंट वाले। नहीं, देखें पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में ये जो DSNGs हैं पार्लियामेंट में हमेशा साफ ही होते हैं, गैलरीज में बैठे होते हैं। उनके जो भी वो है न्यूज एजेंसीज हैं, उनके अपने नुमाइंदे बैठे होते हैं। तो ये तो कोई नहीं है कि जी हमने उनको रोका है। पार्लियामानी लॉजेज में नहीं, पार्लियामानी लॉजेज में देखें आप नहीं ले जा सकते, उसमें आपकी जो जाती हैं DSNGs जाती हैं। अपोजिशन में तो जाती थी क्या सारी DSNG देखिए इंटरव्यूज के लिए तो आप जाते हैं। नहीं देखिए पराचा साहब इसको आप डिस्टॉर्ट ना करें प्लीज। मैं आपको ये कह रहा हूं ऐसा नहीं हुआ। अगर आप जत्थे लेके चले जाएंगे या जुलूस लेके आप पार्लियामेंट्री लॉजेस चले जाएंगे तो वहां पे तो उनकी फैमिलीज भी होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया जा रहा है तो जत्था कैसे हो गया, जुलूस कैसे हो गया? नहीं देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए बहुत सी जगह हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये हमेशा लॉजेस में करते हैं। एक बंदा जो कि मेंबर ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि लॉजेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? नहीं देखिए उधर सिक्योरिटी का इशू होता है, उधर फैमिलीज होती हैं, नहीं होना चाहिए उनको। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उनके लिए कई जगह हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये अभी उसके सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है तो उधर करते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने जो हमारा उसका ताल्लुक है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो ताल्लुक है, देखिए इस इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक आप कह रहे हैं कि जी शायद खाकान अब्बासी ने ये कहा। अब शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहे थे, आप जरा उसको जरा रिपीट करें, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि जो वज़रा जो किकबैक्स मांगते रहे, कट्स मांगते रहे, उन्हीं पे तो ये कमीशन बन रहा है, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे ये कमेटी बन रही है। देखिए नहीं उनको अगर शायद खाकान अब्बासी को देखे ना कुछ, उनको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है वो हमारे पत्नी एक्सीडेंटल वजीर आजम बन गए थे, वो इन्हीं की हुकूमत में हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो बात भी करेंगे वो दुरुस्त होगी। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसका जो भी कोई भी वज़रा है इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसी का भी कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी थे इसमें जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, 2 MNAs और 1 सेनेटर की बुनियाद पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी है और इसमें कमेटी में ना कोई वजीर है, ना कोई सेनेटर है, ना कोई मुशीर है। तो इसलिए ये कहना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जस्ट लास्ट कॉमेंट। जी इस सारी चीज का मकसद क्या है? इस सारी चीज का मकसद ये है कि इसको इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए कि जो इसकी फाइंडिंग्स हों तो लोग कहें जी देखें ये तो बड़ा मुतनाज़ा था। असल चीज मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें इससे पाकिस्तान के मुल्क का पैसा गया है ना, मेरे और आपका। तो मैं कह रहा हूं तो सुने तो सही ना, अगर ये गया है तो फिर आप इसमें क्यों उलझ रहे हैं? आप कहें कि जो हुआ है उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार पार्टी साहब, यही राणा साहब भी कह रहे हैं कि जिन्होंने मुआहदा किया, जिन्होंने तोड़ा, लेकिन मजे की बात है नहीं, राणा साहब तो एक बात कर रहे हैं ना। हाँ। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह इनकी जो लीडरशिप है, चाहे वो खाकान अब्बासी हो या और जितने भी हो पीपल्स पार्टी वाले, देखें बातें कौन कर रहे हैं, ये वो दोनों वो पार्टीज हैं जिन्होंने कि इसी चीज को इस्तेमाल करके इसी जो कंपनी थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन उसको सबोटाज किया और अपने लिए एनआरओ लिया। जवाब ले लेते हैं सिंपल, आप इस पे बात करें। राणा साहब आप बात तो जो भी करना चाहेंगे, लेकिन अगर मूसवी ये कहता है कि मुझे किसी मुशीर ने आके किकबैक मांगा है, वो तो ये भी कहता है ना कि ये क्रुक्स के साथ मैं नेगोशिएट नहीं करता, ये लोग आए थे नवाज शरीफ के। राणा साहब के नहीं, राणा साहब वो जो बात आज भी की गई कि जी वुज़रा जो है ये उससे किकबैक्स मांग रहे हैं, तो क्या अब मूसवी के कहने पे पाकिस्तान की काबीना में तब्दीलियां की जानी चाहिए और सेलेक्टिवली नहीं लेना चाहिए? जो शिबली साहब बात कर रहे हैं ना, उसमें 1% भी आर्गुमेंट में इनके वजन नहीं है कि वो गया क्यों सऊदी अरब गया, इसलिए वो कसूरवार है। भाई देखें, अगर मुशर्रफ साहब ने कैंसिल किया है, मैंने तो नहीं कहा था कैंसिल करें। कैंसिल नहीं, उसको हाथ होला रखो वाली बात थी। हाथ होला नहीं, उसने उसको खत्म किया, उस मायदे को जो ब्रॉडशीट के साथ वो था कॉन्ट्रैक्ट, उसको खत्म कर दिया गया। यही तो बेस बनी है। या तो ये करते हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है उसकी मजीद तफ्तीश करने की। तफ्तीश तो देखे ना, उसमें 200 बंदे थे, बंदे तो आप चले, एक शरीफ फैमिली सऊदी अरब चली गई, वो उनको आप अलेजली जो भी आप इल्जाम लगा रहे हैं, क्यों नहीं? शेरपाल साहब वज़ीर दाखिला नहीं बने, उनका नाम नहीं था। मेरी बात सुन लेना,
जो वहां पे बाकी 200 बंदे थे जिनमें ब्यूरोक्रेट्स थे, जिनमें बहुत सारे मिनिस्टर थे, जिनमें पॉलिटिशियन थे, जिनका एग्रीमेंट था उसको आपने कैंसिल किया, तो या तो कैंसिल कर देंगे यार अब हमें जरूरत नहीं। वो तो राणा साहब पनामा में भी ऐसा हुआ है ना। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक शख्स जो कि एक सरकारी ओहदा रखता हो, वजीर आजम या सदर का या वजीर का, उसकी जिम्मेदारी वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। ये मैं नहीं कहता हूं कि बाकियों के नहीं होने चाहिए, लेकिन इन पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद इसलिए होती है बिकॉज ये एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है। आप मेरी बात नहीं समझे, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, टाइम फिर आ जाता है कि देखें हुआ क्या है। हुआ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये 200 बंदा है, इसका आप हमें ढूंढ के दें प्रॉपर्टी या पैसा। 2003 में उन्होंने ये वोट उसको कैंसिल कर दिया, उसको इसी तरह ही हुआ है ना। वो जब कैंसिल किया, या तो कैंसिल करते वक्त उनसे कोई एक वो करते क्या करते हैं, सकता था, हो ही नहीं सकता था। फिर क्यों मुशर्रफ ने किया ना, मैंने तो आपने तो नहीं किया ना। तभी तो चलता रहा है 2000 तक 16 तक, जब आपकी हुकूमत आई उससे 3 महीने पहले फैसला, हमारी हुकूमत आने से 3 महीने पहले ये फैसला हुआ। वो पैसे मांगता रहे, जब आपने नहीं दिए वो कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में गया तो फिर एक डिग्री होगी, जब डिग्री हुई तो आप उधर पहुंच गया कि जी आपको हम पैसे देते हैं, बजाय उसको आप कंटेस्ट करते हैं, बजाय आउट ऑफ कोर्ट। नहीं मेरी बात सुन लें। वैसे राणा साहब इसी सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। एक एतराज है कि इतना सारा पैसा हाई कमीशन में क्यों पड़ा था कि अदालत ने कटवा लिया। देखिए पड़ा भी नहीं था उधर, तो इन्होंने भेजा किसी और अकाउंट में, इनको बंदों ने जवाब ले लेते हैं। नहीं, जवाब मैं देता हूं। देखें, पहली बात तो ये कि जब आप पे कोई चीज आपके अगेंस्ट कोई डिग्री जारी हो जाती है और वो हुकूमत पाकिस्तान, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुकूमत पाकिस्तान ने किया था, ये जो कह रहे हैं ना कि कैंसिल कर दिया, कैंसिल, उसमें क्लॉज तो यही थी, एक प्रॉब्लमेटिक क्लॉज थी जिसमें कि इसको आप यूनिलैटरली कैंसिल कर ही नहीं सकते हैं। वो फिर हुआ ये कि ये अपना नेगोशिएट करते रहे। जब 2009 में ये इनकी वो पीपल्स पार्टी की आई, उन्होंने उसको अपने जो